ठीक है, ओके। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में कुछ टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, और आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक नीति निर्देशक तत्व। तो पहले इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर लिख लेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आप बचपन से ही पढ़े होंगे अपने स्तर पर। तो बताइए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में संविधान लागू हुआ था उसी समय से हैं या बाद में जोड़े गए हैं? बाद में जोड़े गए? लागू नहीं हुए थे, क्या बात है। और कोई जवाब? संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तब से ही नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में है। लागू भी तभी से ही है। जैसे मूल अधिकार संविधान की शुरुआत से ही लागू हैं, वैसे ही नीति निर्देशक तत्व भी संविधान की शुरुआत से ही लागू हैं। मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखें, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए? कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए भाई। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, कौन से भाग में स्थित हैं? मूल अधिकार कौन से भाग में स्थित हैं? मूल अधिकार भाग 3 में, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। बड़ी सरल सरल बात है ये। भाग 4 में स्थित है भाई, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है जी। कौन से अनुच्छेदों में स्थित है? अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थित है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखो, इनका शब्द को तोड़ो, नीति निर्देशक तत्व। नीति या कानून बनाने वाले लोगों को निर्देश देने वाले तत्व, कि अगर आप अपने नीति या कानूनों में इन नीति निर्देशक तत्वों में दी गई बातों को अगर आप शामिल करोगे तो कानून ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी होगा। कैसा कानून होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी होगा, और राज्य लोक कल्याणकारी बन जाएगा। एक शब्द आया, लोक कल्याणकारी राज्य, सोशल वेलफेयर स्टेट। तो लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? रटना नहीं है अपन को चीज़ों को, मतलब समझ के आगे बढ़ना है। ये तो सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। नीति निर्देशक तत्व आपने मुझे बताया कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यार ये पंखा बंद कर देना, कोई सही एक लड़का बंद कर दो भाई पंखा, जिससे कि हमारी आवाज़ साफ आ जाए इसमें। ठीक है, क्यों वैसे ही बड़े सीमित संसाधनों में ऑनलाइन का काम चला रहे हैं, तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ही बंद कर दो। एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट बंद करो। नहीं बस हो गए, बैठो। हाँ जी, नीति निर्देशक तत्व, नीति या कानून बनाने में निर्देश देने वाले तत्व, कि अगर नीति या कानून बनाते वक्त इन बातों को ध्यान में रखा गया। किन बातों को ध्यान में रखा गया? जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों में दी गई हैं। अगर नीति या कानून बनाने में इन बातों को ध्यान में रखा गया, मतलब इन बातों के आधार पर कानून बनाए गए, तो वो कानून ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी बनेंगे। कल्याणकारी कानून किन्हें कहते हैं? जो जनता के लिए ज़्यादा लाभकारी होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, जनता का ज़्यादा भला करने वाले होते हैं, उनको कल्याणकारी कानून कहते हैं। और जो राज्य जितने ज़्यादा कल्याणकारी कानूनों का निर्माण करता है, वह उतना ही ज़्यादा लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य जो अपनी जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कानूनों का निर्माण करे, उसको लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर कोई राज्य ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी कानूनों का निर्माण कर रहा है मतलब किसी राज्य की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी कानूनों का निर्माण कर रही है,
तो इससे उस सरकार का राजनीतिक स्थायित्व बढ़ेगा या घटेगा? जनता उसको ज़्यादा पसंद करेगी या कम पसंद करेगी? ज़्यादा पसंद करेगी। ठीक है, लोक कल्याणकारी कानूनों के निर्माण करने में सरकार का पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? जैसे बेरोजगारों के लिए मान लो, कल्पना करो सरकार कानून बना दे कि 10,000 रुपये महीने हर बेरोजगार को जब तक दिए जाएंगे जब तक वो परीक्षा देगा, तो ये लोक कल्याणकारी कानून है कि नहीं है? है। पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इसमें पैसे खर्च होंगे सरकार के, होंगे। अच्छा, मान लो सरकार ये कानून बना दे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री है, चाहे वो विदेश में भी पढ़ेगा तो भारत सरकार उसका खर्चा वहन करेगी, भारत में पढ़ेगा जब तो करेगी करेगी, मतलब टोटल एजुकेशन फ्री। तो ये लोक कल्याणकारी कानून है या नहीं है? है। इसमें पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तुमने एक लाइन पढ़ी होगी कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। अब इस शब्द की व्याख्या करूंगा मैं अभी। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर कोई कानूनों का निर्माण नहीं करे तो आप सरकार के खिलाफ न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। समझ गए? मूल अधिकारों के बारे में आपने पढ़ा था कि ये न्याय योग्य या वाद योग्य हैं। इसका मतलब क्या था कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई व्यक्ति या सरकार आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आप शरण ले सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, इसलिए मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्लियर है कि ये न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। मतलब सरकार अगर नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण नहीं करती है तो आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, और अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। अब यहाँ से हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि नीति निर्देशक तत्व जो कि शासन में मूलभूत हैं, सरकार के कर्तव्य तो हैं कि इनको लागू करके कानून बनाए, कानून बना के इनको लागू करे, सरकार का कर्तव्य तो है, लेकिन सरकार के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं है। क्यों अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं है? क्योंकि इनमें जितनी नैतिक बातों की घोषणा की गई है उनके आधार पर अगर कानूनों का निर्माण किया जाए तो देश के पास भौतिक और आर्थिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और देश जिस समय आज़ाद हुआ था तो हमारे पास आर्थिक संसाधन बहुत ही कम थे। तो हमारे नीति निर्माताओं ने, उनमें काफ़ी सारे के नाम आएंगे, मैं फैक्ट लिखाऊंगा आपको, उन्होंने व्यक्ति को दो प्रकार के अधिकार दिए थे। एक अधिकार तो वो अधिकार थे जो व्यक्तियों को देना अनिवार्य और बाध्यकारी था, जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उनको तो मूल अधिकार की कैटेगरी में बांट दिया। और एक अधिकार ऐसे थे कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों के रूप में आवश्यक तो हैं, लेकिन उनको कानून बनाकर लागू करना तभी संभव है जब देश के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। तो देश के पास शुरुआत में तो पर्याप्त संसाधन थे नहीं जब देश आज़ाद हुआ था। तो इस प्रकार के अधिकारों को अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं बनाया गया, ये सरकार की इच्छाओं पर छोड़ दिए गए कि जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक संसाधन, भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में देश के पास आएंगे तो सरकारें अपनी इच्छा के अनुसार समय समय पर इनको कानून बना के लागू कर सकती है। तो ये व्यक्ति के ऐसे अधिकार थे जो अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं थे, नीति निर्देशक तत्व। यद्यपि देश के शासन में दोनों ही मूलभूत हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों ही मूलभूत हैं, समझ गए? तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं बनाए गए। क्योंकि अगर इनको न्याय योग्य या वाद योग्य बना दिया जाता तो इनको अगर कानून बनाकर सरकार लागू नहीं करती तो लोग सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले जाते कि नहीं चले जाते, शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता कि नहीं हो जाता। इसलिए इनको अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं बनाया गया, न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं बनाया गया। मूल अधिकारों के बारे में आप पढ़े हैं कि मूल अधिकार सकारात्मक थे कि नकारात्मक थे? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के थे, ये कंसेप्ट अपन ने क्लियर किया था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? सकारात्मक हैं।
ठीक है। मूल अधिकारों के बारे में तुमने पढ़ा था कि मूल अधिकार कौन से प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, कौन से प्रकार के न्याय की स्थापना करते हैं, कौन से प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। एक शब्द मैंने पकड़ाया था, राजनैतिक लोकतंत्र राजनैतिक न्याय की स्थापना करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये फैक्ट अपन ने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा? पढ़ा है ना? ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में एक दूसरा शब्द आएगा, सामाजिक आर्थिक। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है भाई। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यहां तक ये कुछ विशेषताएं आपको क्लियर हो गई। हालांकि मैं आपको काफ़ी सारे फैक्ट लिखाऊंगा। अलग अलग संविधान विशेषज्ञों ने और संविधान सभा के अलग अलग लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। वो स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ऐसा चेक किसने कहा है जो बैंक की इच्छा पे छोड़ दिया गया है, पुनीत घोषणाएं किसने कहा है, भारत के शासन में मूलभूत सिद्धांत किसने कहा है। तो अलग अलग कोटेशन है अलग अलग विद्वानों की। ये अपने आप में एक फैक्ट का मामला है जो मैं आपको लिखाऊंगा। पर सबसे पहले तो आप नीति निर्देशक तत्वों को ही पढ़ लें कि इनमें क्या लिखा हुआ है। तो नीति निर्देशक तत्व जैसा कि आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक स्थित है। अब अनुच्छेद वाइज पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। देखो, एग्जामिनर ने यह सवाल पूछा है कि राज्य की परिभाषा का प्रावधान कौन से नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आता है। राज्य की परिभाषा का प्रावधान कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, या मूल अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत राज्य की परिभाषा का प्रावधान आता है? अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई थी, ठीक वैसे ही लगभग वही बातें राज्य की परिभाषा की जो है वो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। एक दूसरा शब्द और एग्जामिनर दे सकता है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। चाहे ऐसे लिख देगा चाहे ऐसे लिख देगा। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य है क्या? नहीं है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रांत की सरकार हो, कानून बनाने में नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं करती हैं या नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कानूनों का निर्माण नहीं करती हैं, तो आप सरकारों के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। और अगर आप न्यायालय की शरण लेते भी हैं तो न्यायालय कोई आपको एक्शन प्रदान नहीं करेगा। समझ गए? लेकिन इसी अनुच्छेद 37 में एक बात और है इसके अलावा। एग्जामिनर की पॉइंट पकड़ के सवाल पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य है या नहीं है? नहीं है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 37। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये लाइन सही है गलत है? गलत है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है का मतलब ये है कि न्यायालय इनको लागू करवाने के लिए किसी भी प्रकार का आदेश नहीं देगा। ठीक है। इसी अनुच्छेद 37 के अंतर्गत इन दो बातों के अलावा एक बात और लिखी है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं
तथा राज्य का कर्तव्य है कि इनके आधार पर कानून बनाकर इनको लागू करने का प्रयास करे। समझ गए? ये लाइन और इस अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ही जुड़ी हुई है। न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये सारे स्टूडेंट जानेंगे। लेकिन बाई चांस एग्जामिनर ने अगर ये सवाल डाल दिया कि नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रांत की सरकारों का या राज्य का यह कर्तव्य है कि वो इनको आधार बनाकर कानून निर्माण का प्रयास करे, लेकिन राज्य सरकारों को अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं किया गया है। समझ गए? उनका कर्तव्य बताया गया है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करें और ये देश के शासन में मूलभूत हैं। अगर इस सवाल को कोट करके, इस लाइन को कोट करके अगर सवाल बनता है, जब भी अनुच्छेद कौन सा आएगा? 37। इस स्पेशल फैक्ट को पकड़ना है आपको। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ये लाइन तो नॉर्मल है, लेकिन ये लाइन नीति निदेशक तत्व देश के शासन में, देश के शासन में, शासन दो मात्रा जाएंगे, शासन में मूलभूत हैं, मूलभूत हैं। इनके आधार पर, इनके आधार पर कानून निर्माण करना, इनके आधार पर कानून निर्माण राज्य का कर्तव्य है। ये बात भी कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है भाई? तो अनुच्छेद 37 में आप 3 पॉइंट को पकड़ोगे जब आप सवाल को पकड़ोगे। नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, नीति निदेशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37। ठीक है, 90% से ऊपर चांस होगा कि इस लाइन को पकड़ के सवाल पूछा जाए, और अब तक ऐसा ही हुआ है। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और इनके आधार पर कानून निर्माण करना राज्य का कर्तव्य है, ये बात भी कौन से अनुच्छेद में है? 37 में। लिख लिया? मतलब लिख लिया क्या मतलब? मेरा मतलब समझ लिया? लिखाऊंगा तभी मैं सारे आपको। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा अच्छा, कैंसिल कैसे करेंगे? ओके ओके, अच्छा अभी मैं इसको प्लस कर लूँ। अब ये जुड़ गया, कोई बात नहीं, फिर लिखा देंगे, बहुत बैच बनेंगे ऐसे। ठीक अच्छा, जब ये सारा हो जाएगा तो ये अपने आप फिर किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। इसमें तो क्लास आएगी। अच्छा, अपने आप स्टूडेंट अगर देखेंगे ऐप पे तो वैसे मैं सभी को लिखाऊंगा और आपको जैसे क्लास में लिखाते हैं ना, ये हमारी क्लास बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, चाहे कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है चाहे ऑफलाइन, कि वो बिल्कुल ये फील करेगा क्लास में बैठ के ही पढ़ रहा है, कि जैसे पहले किसी टॉपिक को पूरा समझा दिया फिर इसको पॉइंट टू पॉइंट पूरा लिखवा दिया। मैं आपको बिल्कुल ऐसे लिखाऊंगा कि भाई लिखिए, आप बोल बोल के। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन में इन स्लाइडों को पकड़ पकड़ के लिखोगे, क्योंकि ये पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा बोर्ड पे नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखानी पड़ेंगी आपको बाकायदा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नीति निदेशक तत्व और हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 37। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 38 देखो, समझो इसको। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। देखो, नीति निदेशक तत्वों के बारे में मैं आपको एक लाइन बता चुका हूं कि इनमें ऐसी बातों का समावेश है जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण हो, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो। तो अब तुम इनमें सारी ऐसी बातों को पढ़ेंगे जिनको पढ़ के, हर अनुच्छेद में लिखी हुई हर बात को पढ़ के ये कह जाओगे कि अगर ऐसा कानून बन जाता है तो जनता का फायदा और भलाई बहुत होगी साहब। अब देखना एक एक पॉइंट को गौर करते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें
लोक कल्याण की अधिकतम अभिवृद्धि हो। लोक कल्याण की अधिकतम अभिवृद्धि हो। इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ भाई, दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं आपके सामने हैं कि एक तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें जनता बर्बाद हो जाए। हाँ भाई, टैक्स दोगे तुम 50%, जितना रुपए कमाओगे उसका 50% टैक्स दोगे, ठीक है। तुम 4 घंटे रोजाना लाइट बंद करोगे, अनिवार्य और बाध्यकारी है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि देश में ऊर्जा का संकट है, लाइट बचाया जाना जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो 8 से 12 के बीच में, तो तुम पे 20,000 रुपये का दंड लगा दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाए कि जिससे कि जनता का जो जीवन है वो काफ़ी कठिनाई भरा हो जाए, और एक ऐसा कानूनों का निर्माण किया जाए कि जिसमें जनता का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो, जनता का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो। तो ज़्यादा लोक कल्याणकारी व्यवस्था कौन सी है? जो दूसरी वाली व्यवस्था जिसमें सरल और सहज कानूनों का निर्माण हो रहा है। तो अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें लोक कल्याण की अधिकतम अभिवृद्धि हो। मतलब लोक अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि, लोक कल्याण बढ़ाने वाली बात ही तो हो रही है, ठीक है। अब अनुच्छेद 38 के 2 सब आर्टिकल हैं। एक तो अनुच्छेद 38(1) और एक अनुच्छेद 38(2). तो अनुच्छेद 38(1) क्या कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, राज्य ऐसी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें अधिकतम लोक कल्याण हो, अधिकतम लोक कल्याण हो। हाँ भाई, राज्य ऐसी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें जनता का, लोक मतलब जनता का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये कल्याणकारी बात है कि खराब वाली बात है? इससे जनता का जीवन जो है वो आसान हो रहा है कि कठिन हो रहा है? ठीक है, एग्जामिनर डायरेक्ट लाइन पकड़ेगा। राज्य ऐसी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें अधिकतम लोक कल्याण हो। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 38(1) के अनुसार, ठीक है भाई। आगे देखिए, अनुच्छेद 38(2) क्या कह रहा है कि राज्य आय की असमानता और अवसरों की असमानता, आय की असमानता और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। हाँ भाई, इसमें 2 पॉइंट आ गए आपके। आय की असमानता, ठीक है, और अवसरों की असमानता, अवसरों की असमानता। इन दोनों को राज्य क्या करेगा? खत्म करने का प्रयास करेगा। वापस गौर करो, 38(2) ये कह रहा है कि राज्य आय की असमानता और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। आय की असमानता समाज में ज़्यादा बड़े स्तर पर बना रहना समाज के ज़्यादा हित में है कि अहित में है? मतलब आय की असमानता एक लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आय की असमानता समाप्त होनी चाहिए। तो आय की असमानता का बने रहना लोक कल्याणकारी है या आय की असमानता का समाप्त होना लोक कल्याणकारी है? मान लो ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो और कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास रोटी पानी खाने का भी जुगाड़ नहीं हो, तो ये आय की असमानता बढ़ रही है। तो ये बढ़ती हुई आय की असमानता समाज के लिए फायदे की है कि नुकसान की है?
क्योंकि जो लोग आय की असमानता से बिल्कुल निचले पायदानों पर पहुंच जाएंगे वो क्रिमिनल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, समाज में क्राइम फैलेगा कि नहीं फैलेगा, अन्य प्रकार की व्याधकीय परिवर्तन या नुकसानदायक गतिविधियां होंगी या नहीं होंगी। तो एक अच्छे समाज के लिए ये जरूरी बन जाता है कि आय की असमानता समाप्त होनी चाहिए। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो सभी लोगों की हो जानी चाहिए। आय की असमानता ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से समाप्त हो जानी चाहिए। यूँ तो जो आदमी जितना योग्य होगा वो अपने अनुपात में बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो आय की असमानता है वो समाप्त होनी चाहिए। तो आय की असमानता का समाप्त होना लोक कल्याण है या नहीं है? है। तो यही लाइन तो कह रहा है भाई, ये राज्य आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो आय की असमानता को समाप्त करना लोक कल्याण है कि नहीं है? ठीक ऐसे ही अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको बेशुमार अवसर मिले रहते हैं, जिनमें योग्यता नहीं है, जब भी अवसरों की कोई कमी नहीं है। और कुछ लोग इतने टैलेंटेड हैं कि जिनको बेचारों को अवसर ही नहीं मिल पा रहे। क्या नहीं मिल पा रहे? जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी का चयन हुआ है यशस्वी जायसवाल, उसकी स्टोरी पढ़ रहे हो आप? उससे प्रेरणा लेनी चाहिए आप लोगों को, उसकी स्टोरी पढ़ना। वो बेचारा टेंटों में रहा है, टेंट में गर्मी पड़ती थी, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, बम्बई गया था अपना सपना पूरा करने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए। ग्राउंड में सोता था तो कोई कीड़ा खा गया, तो आंख बेचारे की सूज गई, फिर तय किया कि मैं टेंट में ही सोऊंगा चाहे गर्मी में मर जाऊँ। और आज वो बहुत बड़े पायदान पे, बम्बई में उसने अपना 5 BHK का मकान खरीदा है। तो बम्बई में 5 BHK के मकान की कीमत आप समझ सकते हैं। 21 वर्ष की उम्र पे उसने क्या हासिल कर लिया? केवल हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो उसको अवसर मिला। एक तो यशस्वी जायसवाल जैसे व्यक्तियों को अगर किसी भी प्रकार का कोई अवसर नहीं मिले, ये व्यवस्था होती, और एक भारत में ऐसी व्यवस्था होती कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको अवसर मिलेगा। तो दोनों में से न्यायपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? अवसरों की असमानता बनी रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? अब असमानता, अरे इसको दिमाग से सोचो। अवसरों की समानता रहनी चाहिए, तो समानता कब आएगी? जब अवसरों की असमानता समाप्त होगी। भाई जब असमानता समाप्त होगी तभी तो समानता आएगी। आप अवसरों की असमानता चाहते हैं या अवसर की समानता चाहते हैं? अवसर की समानता चाहते हैं। तो अवसर की समानता कब आएगी? जब अवसरों की असमानता खत्म होगी। तो अवसरों की असमानता का खत्म होना लोक कल्याण है या नहीं है? है। तो बस ये लोक कल्याण की बात ये अनुच्छेद 38(2) कह रहा है कि राज्य आय की असमानता और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का क्या करेगा? भारत में 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, राहुल गांधी और एक अमित शाह का लड़का जय शाह। तो जय शाह तो BCCI का सचिव बना बैठा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। अगर ये सवाल किया जाए कि जय शाह में ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है कि उसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चीफ मतलब वो बनाया हुआ है, सचिव बनाया हुआ है, तो सिर्फ एक ही उपलब्धि है, अमित शाह का लड़का है। राहुल गांधी अगर गांधी परिवार से नहीं होते तो कहाँ होते? और ऐसा मैं कोई एग्जाम्पल देकर दोनों को ही टारगेट नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। और बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी अपने राजस्थान में मौजूद हैं, जैसे सचिन पायलट, बड़ा अच्छा लीडर है बेचारा, काफ़ी मेहनती है, सही है लीडर, पर्सनल ठीक है, लेकिन खैर ठीक है, इसको भी अपने पिता का फ़ायदा मिला राजेश पायलट का। अब आप कल्पना करें कि हमारे जैसे अलवर से ही मान लो एक सामान्य व्यक्ति है और जो बहुत अच्छा कांग्रेस का कार्यकर्ता या BJP का कार्यकर्ता हो जाए, और अच्छा टैलेंटेड है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष है, बहुत मेहनती है, क्या उसको इन ऊंचाइयों पर जाने के अवसर उतने आसान है क्या जितने कि इन लोगों के लिए हैं? नहीं है ना। तो अवसर की असमानता रही है कि नहीं रही है? ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी व्यवस्था तब आएगी जब ये अवसर की असमानता समाप्त हो गई, कि जब हर व्यक्ति नीचे से ऊपर पहुंचने में उतना ही आसान रास्ता उसको मिल जाए जैसा कि सभी लोगों को मिल रहा है। खैर इस एग्जाम्पल को छोड़िए, फिलहाल तो हम कर रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? जब आय की असमानता और अवसर की असमानता दोनों को समाप्त करने का राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। और ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? इसमें आपको एक चीज़ और याद करनी है कि ये जो 38(2) में लिखा गया है, ये 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। अब एग्जामिनर ऐसे सवाल बहुत पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
44 में संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38(1), अनुच्छेद 38(2). क्या आंसर आएगा? 38(2). ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? 38 तक समझ चुके हैं, अब 39 समझिए। देखो सुनिए, जब कभी भी आप अनुच्छेद 39 को किसी बढ़िया किताब में पढ़ोगे तो उसमें वो कै, खे, गे, घे, अणे, खाली और जन क्या क्या दे रखा होगा। इस टर्म की बजाय आप इंग्लिश में टर्म पकड़ें। 39A, B, C, D, E और F, और एक आएगा 39 कैपिटल ए, जिसको 39 के भी लिखा मिलेगा या ए अनार भी लिखा मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में उसको 39 कैपिटल ए बोला जाएगा। तो 39 स्मॉल ए बी सी डी ई एफ और 39 ए। तो 39 स्मॉल ए और 39 कैपिटल ए, ये दोनों अलग अनुच्छेद हुए कि नहीं हुए? अलग हुए। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। 39 स्मॉल ए क्या कह रहा है कि महिला और पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध होंगे। मैं मेरी भाषा में की पॉइंट पकड़ के लिखा रखा हूँ, किताब में थोड़ा अलग लैंग्वेज में भी लिखा है, लेकिन अगर पेपर में ये सवाल आएगा तो वही की पॉइंट होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि महिला और पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर। ये पॉइंट अपन को पकड़ना है, चाहे किताब में किसी भाषा में लिखा रहे। ये क्या कह रहा है भाई 39 स्मॉल ए? महिला और पुरुष दोनों को आजीविका मतलब रोजगार के समान अवसर होंगे। हाँ भाई, ये बात कल्याणकारी है कि नहीं है? एक व्यवस्था तो ऐसी रहेगी साहब, महिला और पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर नहीं है भाई। नौकरी पहले पुरुषों को दी जाएगी, बच गई तो महिलाओं को दी जाएंगी, और एक भाई वैकेंसी निकल रही है, दोनों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर हैं, फॉर्म भरो, जो योग्य होगा निकल जाएगा। तो ज़्यादा कल्याणकारी कौन सी है कि समान अवसर देना? तो नीति निर्देशक तत्वों में आप ये बात देखोगे कि जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी कल्याणकारी बातें हैं। तो महिला और पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर देना, कौन से अनुच्छेद में? 39 स्मॉल ए। 39 बी में क्या है? देश के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। ये की पॉइंट है। किताब पढ़ोगे तो उसमें लंबी चौड़ी भाषा लिखी रहेगी कि देश के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण केवल कुछ लोगों का नहीं रहे कि इस प्रकार रहे स्वामित्व और नियंत्रण की देश में अधिक से अधिक हित की, लोक हित की अभिवृद्धि हो। इसकी बजाय अगर आप सिंपल ये शब्द पकड़ते हो कि देश के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा। न्यायपूर्ण अगर वितरण होगा तो कल्याण अधिक से अधिक होगा कि नहीं होगा? और अन्यायपूर्ण वितरण हो तो कि मन चाहे जिसको गैस एजेंसी दे दी, मन चाहे जिसको पेट्रोल पंप दे दिया, मन चाहे जिसको सरकारी संसाधनों की लूट करा दी। तो अन्यायपूर्ण वितरण देश के ज़्यादा फायदे का है कि न्यायपूर्ण वितरण ज़्यादा फायदे का है? तो ये 39 भी कह रहा है कि देश के भौतिक संसाधनों का वितरण कैसा होना चाहिए? 39 सी ये कह रहा है कि देश के भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में ना हो। हाँ भाई, दोनों का मतलब तो ये कि है कि देश के भौतिक संसाधनों का कैसा वितरण होना चाहिए? न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। और 39 से क्या कह रहा है? देश के भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में ना हो।
तो कुछ ही हाथों में ना हो, ये कब संभव है? जब उनका वितरण कैसा हो जाए? न्यायपूर्ण हो जाए। समझ गए? एक काम की बात और सुन लो, अनुच्छेद 39 बी और सी, ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको मूल अधिकारों पर भी वरीयता दी गई है। अभी मैं जब नीति निर्देशक तत्व पूरे हो जाएंगे तो एक टॉपिक उठाऊंगा जिसमें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में तुलना की गई है कि अगर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो किसको प्रभावी माना जाए या किसको वरीयता दी जाए। तो वो 1950 से लेकर 1980 के बीच में एक बहस चली है न्यायपालिका संसद के बीच में। बड़े लंबा टॉपिक जाएगा, 1 या 2 दिन की क्लास आएगी। लास्ट में कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में टकराहट होती है तो 39 बी और 39 सी में स्थित नीति निर्देशक तत्वों को तो मूल अधिकारों पर भी वरीयता दी जाएगी, जबकि अन्य मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर हावी रहेंगे दोनों टकराने की स्थिति पे। तो ये वो 39 बी और 39 सी है जो मूल अधिकारों के ऊपर भी प्रभावी रहेंगे। अगर दोनों टकरा जाएं तो किसको मान्यता दी जाएगी? 39 बी और 39 सी को। तो देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट मामला है। देश के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ये मामला कल्याणकारी है कि नहीं है? क्योंकि अगर देश के भौतिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण नहीं हुआ तो नक्सलवाद जैसी समस्याएं देश में उत्पन्न हो जाएंगी। नक्सलवाद क्या है? गहरी सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण जब कोई तबका या समुदाय वंचित हो जाता है और हाशिए पर चला जाता है तो फिर वो हथियार उठा लेता है। भारत में राजनीतिक आज़ादी तो 1947 में आ गई, लेकिन सामाजिक आर्थिक आज़ादी आना अभी बच रहा था और गांधी जी ऐसे में ही गुजर गए। अगर 10-15 साल और जिंदा रह जाते गांधी तो गांधी की अनुपस्थिति में भूदान आंदोलन चलाया था नहीं चलाया था विनोबा भावे ने। तो कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी थी फ्री में ही। असल में इस क्रांति की दरकार रह गई थी। अगर गांधी 20 साल और जिंदा रहते तो फिर अगली सामाजिक आर्थिक क्रांति इस कंट्री के अंदर आती, और सामाजिक आर्थिक क्रांति आती तो न्यायपूर्ण संसाधनों का वितरण भी होता, सामाजिक भेदभाव भी खत्म होते और एक नए तरीके से भारत का पुनर्संयोजन होता। और बहुत सारी सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण पैदा होने वाली जो समस्याएं हैं ये ऐसा हो सकता था कि वर्तमान भारत में नहीं होती। तो देखो नीति निर्देशक तत्वों में कितनी अच्छी बात लिखी हमारे संविधान बनाने वालों ने कि देश के भौतिक संसाधनों का वितरण कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि भौतिक संसाधनों का वितरण अगर न्यायपूर्ण नहीं होता है तो फिर नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। देश के भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल कुछ ही हाथों में हुआ, यह कब संभव है? जब भ्रष्टाचार ज़्यादा आएगा राजनीति में, शासन में, प्रशासन में, तो संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में आ जाएगा। तो फिर देश की जनता का अपनी सरकार, अपनी शासन व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा तो विद्रोह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और विद्रोह अगर होगा तो राजनीतिक स्थायित्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? विद्रोह अगर हो रहा है तो राजनीतिक स्थायित्व तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा नहीं, घट रहा है। या विद्रोही जब हो जाएगा तो राजनीतिक स्थायित्व तो बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा राजनीतिक स्थायित्व तो सरकार को एक खदेड़ देंगे, फिर पाकिस्तान जैसी भगदड़ मचेगी वहाँ पर। समझ रहे हो? तो एक मजबूत शक्तिशाली देश बनने के लिए राजनीतिक स्थायित्व तो सही रहता है कि खराब रहता है? राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखना है तो व्यवस्था न्यायपूर्ण लोक कल्याणकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों में इन बातों का समायोजन है कि अगर इनके आधार पर आप कानून बनाओगे तो लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा तो पब्लिक सेटिस्फाइड रहेगी। पब्लिक सेटिस्फाइड रहेगी तो वह शासन व्यवस्था को अपनी वैधता या स्वीकृति प्रदान करेगी। तो वैधता या स्वीकृति अगर प्रदान करती है तो राजनीतिक स्थायित्व बचा रहेगा। राजनीतिक स्थायित्व जिन देशों में मजबूत होता है या बना रहता है वो महाशक्ति बनते हैं। ठीक है। 39D क्या कह रहा है? 39D कह रहा है कि महिला और पुरुष दोनों को और पुरुष दोनों को समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन। हाँ भाई, यहाँ पकड़ना आप। महिला और पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्त करने के अवसर समान होंगे। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? महिला और पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्त करने के अवसर समान होंगे। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 39 स्मॉल है। ठीक है, करेक्ट आंसर। महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद कह रहा है?
डी। क्लियर भाई? ठीक है। 39 क्या कह रहा है? देखिए, महिला और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य की, दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा, महिला और पुरुष दोनों कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी। ठीक है। तथा उन्हें इस प्रकार के कार्यों में रोजगार के लिए नहीं लगना पड़े जो उनकी आयु और उनकी शक्ति के अनुकूल ना हो। 3 की पॉइंट पकड़ना। महिला और पुरुष कर्मकार, कर्मकार का मतलब कार्मिक, के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। ठीक है। तथा इसके साथ ही इन्हें आर्थिक मजबूरी में, आर्थिक मजबूरी में ऐसे कार्य में नहीं लगना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। इसका मतलब समझो, महिला और पुरुष कार्मिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी। ठीक है। कि अगर ये काम कर रहे हैं तो उन स्थितियों में इनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए। ओके। इन्हें आर्थिक मजबूरी में इस प्रकार के रोजगार में जाना ना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने ये पोजीशन कई बार फेस की होगी। अब तो खैर इलेक्ट्रिक रिक्शे चल गए, इलेक्ट्रॉनिक चल गए, नहीं चले? आपने वो दौर देखा होगा जब रिक्शा वाला बेचारा खींच के ही चलाता था और आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर उतरे, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, ठंड पड़ रही है, और एक ऐसे रिक्शे वाले को आप देखते हैं जिसकी उम्र 80 साल है कम से कम, और बहुत ही कमज़ोर है, वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और रिक्शा लेके खड़ा है। क्या ऐसी समाज व्यवस्था कल्याणकारी है जिसमें एक 80 साल के वृद्ध पुरुष को अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए ऐसे रोजगार में संलग्न होना पड़े जो ना उसके स्वास्थ्य के अनुकूल है ना उसकी आयु के अनुकूल है? ठीक है। आपने इस प्रकार की महिलाओं को भी मजदूरी करते हुए देख लिया होगा कि जिनके शरीर में रक्त की कमी है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत भयंकर तपती धूप में सड़कों के किनारे वो काम कर रही हैं। क्या ऐसी समाज व्यवस्था एक न्याय संगत और कल्याणकारी समाज व्यवस्था कही जा सकती है? नहीं कही जा सकती। तो नीति निर्देशक तो पहले ही कह रहे हैं कि महिला और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी तथा उन्हें आर्थिक आवश्यकताओं के कारण मजबूरीवश ऐसे रोजगारों में नहीं जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल नहीं है। अगर राज्य ऐसी व्यवस्था बनाता है, ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था अपने कंट्री के अंतर्गत बनाता है कि जिसमें इस प्रकार की बेबसी का सामना महिला और पुरुष दोनों कार्मिकों को नहीं करना पड़े, तो वो कल्याणकारी बात होगी कि नहीं होगी? और अगर इस प्रकार की व्यवस्था रह रही है कि उन्हें आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसे रोजगारों में जाना पड़ रहा है जो ना उसके स्वास्थ्य के अनुकूल है, ना शक्ति के अनुकूल है, ना उनकी आयु के अनुकूल है, तो ये बात सही रहेगी, खराब रहेगी? खराब ही रहेगी ना। ठीक है। तो ये कल्याणकारी बात है कि नहीं है? ठीक है। 39F क्या कह रहा है? बालकों बालकों को स्वतंत्र विकास का अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। बालकों को स्वतंत्र विकास का अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा तथा बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों, अल्पवयस्क भी तो बच्चा कैटेगरी की होता है, अल्पवयस्क मतलब पूरी तरीके से वयस्क नहीं हुआ है। बालकों को स्वतंत्र विकास का अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा तथा बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से और भौतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की किससे? शोषण से और भौतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। आर्थिक की जगह भौतिक एवं आर्थिक
परित्याग, आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। इसमें एक शब्द और है नैतिक। भौतिक एवं आर्थिक को तो आप एक ही मान लेना, नैतिक एवं भौतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। सरल भाषा में समझ लो, बालक और अल्पवयस्क व्यक्ति मतलब बच्चा कैटेगरी का ही हो गया, उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान किया जाएगा और उनकी शोषण से रक्षा की जाएगी और नैतिक और भौतिक या आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 39E महिला और पुरुष कर्मकारों से संबंधित है, इसके साथ साथ ये बालकों से भी संबंधित है। महिला पुरुष दोनों कर्मकार भी हो जाएंगे और बालक भी हो जाएंगे। 39E में महिला और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी, बालकों की सुकुमार अवस्था का ख्याल रखा जाएगा। एक शब्द और है इसमें, बालकों की सुकुमार अवस्था। E महिला और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी, बालकों की सुकुमार अवस्था का ख्याल रखा जाएगा तथा इनको आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसे रोजगारों में नहीं जाना पड़े जो इनकी आयु के, शक्ति के और स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो। 39 जो ऐप है वो केवल बच्चों के लिए है, बस यही की पॉइंट है समझने का कि बालकों को स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर दिया जाएगा और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों मतलब वो भी बालक ही हो गए, उनकी शोषण से तथा नैतिक व भौतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। 39 जो एफ है ना ये वाला, ये आपका 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, 1976 द्वारा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 39A, 39B, 39C, 39F। क्या उत्तर आएगा? क्या है 39F? बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की, बालकों के स्वतंत्र विकास का अवसर दिया जाएगा और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। कौन से संशोधन से जोड़ा गया है? ठीक है, तो ये 39 स्मॉल A, B, C, D, E और F हो गए। अब मैंने बताया था एक 39 कैपिटल A और आएगा जो इससे अलग होगा, अब उसको देख लो। 39 कैपिटल A के रूप में भी ये पेपर में आ सकता है, ओब्लिक 39 के रूप में भी ये पेपर में आ सकता है और 39 A के रूप में भी ये पेपर में आ सकता है, एक ही बात है। तो 39 स्मॉल A से ये अलग है कि नहीं है? ठीक है, ये क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। का प्रावधान। विधिक को कानूनी भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता, कुछ भी कह लो, कानूनी सहायता का प्रावधान। और ये भी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा, 1976 द्वारा जोड़ा गया। हाँ जी, न्यायपूर्ण व्यवस्था प्राप्त करना देश के हर नागरिक का अधिकार है, ऐसा संविधान मानता है। तो संविधान क्या कहता है कि हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी, न्याय हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि व्यक्ति को कोर्ट का सहारा लेना पड़े न्याय प्राप्त करने के लिए, लेकिन कोर्ट में बहस करने के लिए वकील चाहिए, और वकील बिना पैसों के होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसका मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर ही नहीं सकता। एक अच्छे राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य क्या है कि वह अपने हर नागरिक को न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तहत गुजारे। तो न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तहत गुजारने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाओ अगर उसके पास पैसा नहीं है खुद ये सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि भाई निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए।
एक तो 39F और एक 39 कैपिटल ए कह सकते हो या कै कह सकते हो। क्या कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं है, एफ स्मॉल। हाँ ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जोड़ा जाता है वो कैपिटल आता है। जैसे आपने 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को बनाना एक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल किया गया, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप पढ़ोगे जब उस समय पे। तो ऐसा कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है कि जो जोड़ा जाएगा वो अनिवार्य रूप से कैपिटल ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे तो आपने 38(2) पढ़ा, 38(1) और 38(2) वो भी 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक ये पेपर में सवाल आया हुआ है, RS प्रीलिम्स के एग्जाम में एक बार सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। तो 42वें संशोधन 1976 के तहत 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, 2 तो आपके सामने आई गए और एक 43 के और एक 48 के, ये 4, ये अभी ये तो हम कल पढ़ेंगे, ये 4 नीति निर्देशक तत्व 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो देखो एग्जामिनर क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। समझ गए? तो फिर इन चारों में से कोई से एक को खिसकाएगा वो, आगे बात पकड़ में। तो ये अनुच्छेद 39 था। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आपको सिंपल एक लाइन पकड़नी है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। बोर मत हो अभी क्लास से, समझ गए हो, बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 40 में है भाई, समझ गए। पंचायती राज का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद से प्रेरित था पंचायती राज? यद्यपि पंचायती राज 1959 में भारत में स्टार्ट हुआ, लेकिन किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर आया है? गांधीवादी कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादियों में आएगा? कुछ गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व भी आएंगे जिनमें ये आएगा। क्यों, गांधी क्या चाहते थे? पंचायती राज व्यवस्थाओं का, पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये 2 क्लासों में जाके ख़त्म होगा। तो आज जो भी मैंने समझाया है वो आप लिख लो। अब बोर मत हो यार, तुम छुट्टी करें आज की, फिर कल आते ही लिखना पड़ेगा। चलो बंद कर लो। नहीं, अपन ऐसा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे, जिसकी गर्ज पड़ेगी वो पढ़ लेगा। ठीक है, पढ़ाने की जगह पढ़ा रहे हैं, कर लो। हाँ, हो गया नहीं है अब ये